खास कार्यक्रम है जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पर चर्चा। दुनिया बदलती चली जा रही है और बदलने का जो वक्त है वो बहुत धीरे नहीं है, इतना स्पीड से कि हम आप सोचते हर चीज़ें बदल जाती हैं। इसी तरह राजनीति बदल रही है, राजनीति का हर दृश्य बदल रहा है और उसी दृश्य के एक पन्ने पर राजनीति का एक व्यक्ति अलग छाप छोड़कर एक अलग दिशा बनाकर आगे की ओर बढ़ रहा है। और मैं बात कर रहा हूं आज हमारे बीच जो पधारे हमारे अतिथि हैं, पूर्व विधायक मऊगंज रीवा के लक्ष्मण तिवारी जी। लक्ष्मण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि ये चेहरा आपने कई बार देखा होगा, कई दूसरे तरीके से देखा होगा, पर आज ये जिस तरह से हमारे मंच पर बैठे हैं, ये अलग प्रतिभा के रूप में बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जन अस्मिता यात्रा के संयोजक, ये जन अस्मिता यात्रा, यहाँ से हमारी चीज़ अलग हो जाती है। जब हम राजनीति की बात करते करते अचानक एक नई दिशा की ओर बढ़ते, क्या है ये जन अस्मिता यात्रा? सबसे पहले मैं तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, उत्तरोत्तर ये चैनल बहुत ऊंचाई तक जाए, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया जन अस्मिता यात्रा की। जी जी, ये हमारी यात्रा है, ना कोई मंच है, ना कोई संगठन है, ना कोई राजनीतिक दल है। ये तो जन की अस्मिता खतरे में जा रही है। हमारा ये जो देश था भारत माता, इसकी गौएं, इसके जो धर्म कर्म हैं, आए दिन एक्सीडेंट रोड पर हो रहा है। बिल्कुल। और उस एक्सीडेंट के कारण अकाल के मृत्यु के काल में न केवल जन समाहित हो रहा है, बल्कि गौ माता भी उसमें प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इसमें जो गोबर है, बैलों का अपमान है, भैंस और उसके बाद और प्रजातियां जो हैं, इस गोबर प्लांट की स्थापना सरकार तहसील स्तर पर करे, उससे सरकार का कुछ नहीं नुकसान होगा, सरकार को बल्कि उल्टा रेवेन्यू मिलेगा और लोगों को का स्वाभिमान बचेगा, लोगों की संस्कृति बचेगी और लोग जो बेरोजगार नौजवान जो अपने माँ बाप को बूढ़े का सहारा बनते लाठी के, वो घर में ही रोजगार प्राप्त करेंगे। पर आपको ये नहीं लगता कि गोबर प्लांट तो चल रहा है भारत में पहले से ही? नहीं, हमारे कहने पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र लिखा, उत्तर भारत के 7 मुख्यमंत्रियों को पत्र मैंने लिखा और हमारे कहने और सुझाव देने पर माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। 2 रुपये किलो गोबर की उनकी शुरुआत है। हमारी डिमांड है कि 5 रुपये किलो गोबर खरीदें। गोबर से होने वाले जैविक खाद, गोबर से उत्पादन वाले पेंट, डिस्टेम्पर, अगरबत्ती, बहुत सारे जो आइटम बनेंगे वो, और यहाँ तक कि गौ माता के गोबर के कंडे से बड़े बड़े लोग अंतिम संस्कार पर भी उसके उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे संस्कार को जो चुनौती है वर्तमान समय में, भारतीय राजनीति इतनी भटक गई है कि वोट के चक्कर में देश कहाँ चला जाएगा, मेरे दृष्टि में वो बड़ा अनुचित दिखता है। इसलिए गोबर प्लांट की स्थापना हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का स्वाभिमान हो, उसमें किसी भी उम्र का कोई कायदा नहीं। बच्चा भी गोबर दे देगा या तो उठा ले जाएगा, गाड़ी में लाद देगा। जैसे नगर निगमों में गाड़ी आती है और कचरा प्लांट में ले जाते हैं, इसका कोई एक प्लानिंग बनाया है? पूरा प्लानिंग है, पूरा इसकी थीम लाइन है, प्लानिंग है, इसको विस्तार से हम उसके लगे हैं। अभी तो हम जन जागरण कर रहे हैं। जब ये चीज़ जन आवाज़ बन जाएगी तो उसमें अपने आप उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पर ये जो आपकी जन अस्मिता यात्रा है, इसमें कोई ऐसा, मतलब मान लीजिए मैं जोड़ता हूँ, हाँ, सपोज, और मेरे अंदर है कि अरे ये तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, और अगर मैं इनकी तरफ से कोई विधायक भी नहीं बन पाऊंगा या कुछ भी नहीं, मुझे लाभ तो कुछ नहीं है। इसमें वो लाभ है जो बाहर से दिखेगा नहीं, अंदर ही अंदर, जैसे हम पूजा में बैठते हैं और ये चंदन लगाते हैं और लगेगा। तो इसमें जन अस्मिता में केवल गोबर प्लांट ही नहीं है, हमारा पृथक बिंद की मांग है। जो मेरा पुराना बिंद था 56 के पहले, जो हमारा बिंद था, वो बिंद हमें लौटाओ।
इसलिए लौटाओ कि खनिज संपदा हमारे पास, वन संपदा हमारे पास, प्रचुर मात्रा में हमारे पास पत्थर, चूना, रामराज, गेरू और यहाँ तक कि फैक्ट्री उद्योग लगाने के जो पत्थर हमारे यहाँ वो एशिया में कहीं नहीं सीमेंट। बिल्कुल हमारे यहाँ जो हमारा अकेले शहडोल जहाँ मैं बैठा हूँ आज, शहडोल और सिंगरौली 100 वर्षों तक विंध्य प्रदेश चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त रेवेन्यू है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को कि माननीय मैं फर्जी आंकड़ा के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं विंध्य की अस्मिता, विंध्य का गौरव, विंध्य का जो हमारी संस्कृति, विंध्य, हिमांचल, यमुना, गंगा, ऊंचल जल्दी तिरंगा। और जब हम सत्यनारायण की कथा, कोई मांगलिक काम करते हैं, शादी ब्याह करके बहू ले आते हैं, घर बनवाते हैं और हम पाठ कराते हैं, तो उसमें आता है सत्यनारायण कथा में इति रेवा खंडे, सत्यनारायण रेवा खंडे। तो रेवा खंडे जो हमारा ये भूमि है, जहाँ से हम 36 और 56 प्रकार का भोग जो देवी देवताओं को लगता है प्रयाग में, वो हमारे रेवा खंडे की मान्यता है। ऐसी स्थिति में 38% रेवेन्यू पूरे मध्य प्रदेश का हमारे विंध्य से जा रहा है। हमारे विंध्य के रेवेन्यू से चंबल आगे जा रहा है, महाकौशल के लोग उसको तमाम उपयोग कर रहे हैं, उपचुनाव में पूरा का पूरा बजट जा रहा है। अब विंध्य को क्या मिलता है? रेवेन्यू हमारा, और वो सब माल दूसरे छान रहे हैं। तो मैं तो विंध्य के लोगों से आह्वान करने के लिए जन अस्मिता में यात्रा कर रहा हूँ, और ये यात्रा मेरी विगत 2 वर्षों से चल रही। मैं इस पर और बात करूंगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज हम जिस मैटर पर बात करने जा रहे हैं लक्ष्मण तिवारी जी से, ये सच में एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके लिए हम बात करना ज़रूरी है। आप थोड़ी देर रुकिए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न मिलकर हम बनाएंगे खास कार्यक्रम, और जिनके जवाब देंगे हमारे अतिथि। तो जुड़िए MP18 न्यूज़ की इस खास मुहिम से, खास कार्यक्रम से संवाद। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आईना शहर का। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण तिवारी जी से, एक ऐसा चेहरा जो अपनी पूरी ज़िंदगी 2 साल से, पिछले 2 साल से, पहले उनकी लाइफ कुछ और थी, अब पिछले 2 साल से उन्होंने एक अलग दिशा ले ली है जन अस्मिता यात्रा के रूप में। ये जो आपकी जन अस्मिता यात्रा है, वो आप मतलब कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपको पहले एक लाइन बता दूं, मैं इस देश का फौजी रहा हूं, सैनिक रहा हूं, और इसके बाद मैं अवार्डेड रहा हूं इस देश में। अपने फ़ौज के उस 15 साल 20 साल के जवानी के दिन हमने देश के लिए लगाया। कश्मीर से कन्याकुमारी, रिटक से कटक, मुझे राष्ट्र दिखता है, मुझे राष्ट्र का गौरव दिखता है, मुझे राष्ट्र की संस्कृति दिखती है, मुझे राष्ट्र प्रेम है। तो हम फर्जी सिपाही नहीं हैं राजनीति के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और शहडोल संभाग के लोगों से भी, कि जन अस्मिता यात्रा के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। पृथक बिंद जो हमारा था वो हमें लौटाओ, गोबर प्लांट तहसील स्तर पर लगा के नौजवानों को काम दो, जो ये डीजल, पेट्रोल, कड़ोसू का तेल सहित जो महंगाई जो है बेहताशा वृद्धि हो रही है, इसमें कंट्रोल करिए भाई। क्या ऐसा काम कर दिया देश में जो हमारे लिए विंध्य में क्या कर दिया? सब चीज़ हमारे पास होते हुए भी हमारे यहाँ का नौजवान सूरत, बम्बई जाने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में हम घर में ही अपने रोजगार हमारे पीछे पर इतना रोजगार की संभावनाएं हैं। हाँ, यही बात है कि मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, सैनिक की बात की आपने, तो आप अपने उसमें सैनिक आयोग का गठन भी करना चाह रहे हैं, और लोग पत्र भी लिखे हैं सैनिकों के प्रति। वैसे तो आप सैनिक रहे ही हैं, उनके प्रति इतनी संवेदना किस तरह से है? देखिए, जब कोई सैनिक देश के लिए शहीद होता है, कारगिल का उदाहरण ले लीजिए, जी, अनेक पुलवामा वहाँ ले लिए, कहने के लिए जो लोग अभी सैनिक के
कुछ इंटरनल बातें उसको मैं चैनल में नहीं कह सकता, परंतु जब कोई शहीद हो जाता है तो ये सलूट देने हमारे नकली लोग पहुंचते हैं और कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं नौकरी दे दूंगा, मैं परिवार को ये दे दूंगा। वास्तव में उनके साथ छलावा होता है। मैं फौजी हूँ, मैं समझता हूँ, उसके राजनीति में भी विधायक दल का मैं नेता रहा हूँ विधानसभा मध्य प्रदेश में। ऐसे स्थिति में मैं समझता हूँ कि उनके साथ क्या छलावा हो। उनको ऐसा छलावा किया जा रहा है कि आज वीर नारियाँ जिनको देश में सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए वो दर दर ठोकरें खा रही, पेंशन के लिए और रेवेन्यू के लिए, मुकदमे के लिए, तरह तरह की परेशानी है। इसलिए सैनिकों का एक आयोग बन जाए और उस आयोग में कुछ सिविलियन, कुछ IAS और कुछ फौजी, एक समिति आयोग बनेगी और ऐसा बना के उसका भी चेयरमैन बने, कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो जो उनकी समस्याएं हैं सेपरेट जाए, आयोग गवर्नमेंट को बताए, गृह मंत्री को बताए, सरकार को बताए कि ये है। अगर वो सेंट्रल से संबंधित है तो लिख दे, अगर राज्य से संबंधित निराकरण के लिए राजस्व के प्रकरण है निपटा दे। इसलिए सैनिक आयोग गठन हो, इसकी हमारी मांग है। आप पहले जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता रहे, वहाँ के वो ठीक है, उस समय तो आप रहे। अचानक आपके मन में क्यों आया कि आप राजनीति को छोड़कर इस तरफ बढ़े? राजनीति टिकाऊ नहीं बिकाऊ हो गई। राजनीति रुपये के लेन देन से चल रही है और राजनीति में एक राष्ट्र के प्रति समर्पित आदमी जो ज़िंदगी में नंबर 2 का काम न किया हो, आज भी मेरे पास पेंशन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर मुझे राष्ट्र प्रेम के नाते लगा कि अब हम राजनीति में चुनाव लड़ेंगे तो करोड़ों रुपए चाहिए। वो कहने के लिए निर्वाचन आयोग सीमा चाहे 25-50 लाख जो भी मांगता हो, मतलब एक व्यक्ति नंबर 2 के चक्कर में पहले तो नेताओं का एक आचरण गिरा, बिल्कुल, अब तो जनता का भी उसी तरह से आचरण गिर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि नेता वोट लेगा 5 साल देखेगा नहीं, और जो देखेगा वो सब मूल्य में देखेगा, तो वो अपनी वोट की कीमत भी लेना चाहते हैं। अब वोट की कीमत के बदले वो अस्मिता बेच रहे हैं। इसलिए मैंने इसको अस्मिता यात्रा कहा कि अस्मिता बचाओ, वरना ये जो हो रहा है, आप देखिए, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की आलोचना, किसी की प्रशंसा करने या नहीं आऊँ, पर जो ये हमारा खाद्यान्न वितरण हो रहा है, ये खाद्यान्न 8 साल पहले हमारे देश की गरीबी रेखा में कितना नाम था, कितने करोड़ थे, और जैसे जैसे किसी मरीज की दवाई करते जाओ और वैसे वैसे रोग बढ़ता जाए, इसी तरह से हो रहा। अब हम 80 करोड़ से ज़्यादा, एक केंद्र सरकार का बयान आया कि हम 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये खैरात बांटना। ये खैरात कहाँ से ला रहे हो भैया? जो लोग इनकम टैक्स दे रहा है, जो कमाई कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसका लेके तुम बांट रहे हो। तो इससे तो आप उन लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। बिल्कुल, उन लोगों को आप दे नहीं रहे हो, उनका सब कुछ ले रहे हो। लोगों को मैं देखता हूँ, मैं अभी गांव में जाता रहता हूँ, मैं दौरा पर चलता रहता हूँ, खाद्यान्न की दुकानों में लोग बिलोरो लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं 1 लाख की, और वहाँ से 2 बोरा लाते हैं और शराब बंजा के यहाँ बेचे और शराब की दुकान में खड़े मिलते हैं 1 घंटा बाद। क्या इसका पुनर्गठन या इसके बारे में कोई सरकार विचार कर रही? सरकार नहीं कर रही। सरकार को वोट चाहिए अपरोक्ष रूप से, किसी की भी सरकार हो। बिल्कुल। तो इसका मैं विरोध भी करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि इसमें कोई नई संस्कृति पैदा करो भाई, नहीं तो देश टूट जाएगा। जिस दिन अकाल पड़ जाएगा, खाद्यान्न किसान नहीं पैदा कर, आप देखिए किसान आज 9 महीने से अनवरत अपनी जायज़ मांगों को लेकर मैदान में है, कोई सुनने वाला नहीं। और जिस दिन किसान तय कर लेगा कि 2 साल हम खेती न करेंगे, तब फिर लाओगे फिर अमेरिका से मिलो की ज्वार, जो से कभी अकाल में थे। ये बड़ी समस्या है देश में, एक भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो रही। मैंने एक मंत्री से बात किया, नाम नहीं लूँगा, कि भैया ये क्यों इतना ले रहे हो, बगल में डीजल इतना है, बगल में हमारे पड़ोसी राज्य में, तुम्हारी यहाँ भी सरकार वहाँ भी है। तो बोला मैं और ज़्यादा टैक्स लेने वाला हूँ और टैक्स लेकर मैं विकास कर रहा हूँ। यही विकास है, ये विकास का रास्ता है, और आम जनता उसमें पिसी जा रही है। जी। एक ये है कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जा रही है, आपके हिसाब से आत्मनिर्भर भारत कितना हुआ? भारत की दुर्दशा हो रही है। भारत माँ करा रही है। और शूरवीर, वो सैनिक जो देश में हंसते हंसते प्राण गंवाए थे, और वो नौजवान, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर जी हो, कौन से, वो देख रहे हैं कि स्वर्ग में बैठे कि हे माँ, हे भारत माता, ये हो क्या रहा भारत में। एक ऐसा देश, इकलौता संस्कृत प्रधान देश,
गौरक्षा प्रधान देश, मानवता प्रधान देश, और उसकी दुर्दशा को देख के वो हंस नहीं रहे होंगे, रो रहे होंगे कि हमने अपने प्राणों का न्यौछावर इसके लिए नहीं किया था कि तुम वोट की राजनीति करो। कितनी शहादतें हुई हैं इसके लिए, कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितनी माँओं ने अपनी कोख को कुर्बान किया है। उसके बाद सच में अगर ये परिस्थितियाँ देखें तो कितना अजीब सा लगता है। पर एक बात और है कि जब हम सैनिकों की बात करते हैं और जब हम राजनेताओं की बात करते हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो देश में लड़ रहे हैं, इनको यहाँ की सुरक्षा दी जाती है, पर दोनों वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर यहाँ ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो आपकी नज़र में अगर भ्रष्टाचार को मिटाना हो तो कौन से उपाय अपनाने चाहिए? मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे इस देश को अब 10 साल राष्ट्रपति की ज़रूरत है, राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है। नंबर यानी सबसे हटा के, हाँ, तो थोड़ा नेता जो है शिथिल हो जाए। जी। ये थोड़ा इनकी जो है व्यवस्थाएं थोड़ा सा चरमरा जाए, तो जब वोट की लालच नहीं देगा तो जनता सही दिशा को चुनेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सत्ता में है तो ठीक है, विपक्ष की भूमिका ही नहीं यहाँ, बिल्कुल विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभा ही नहीं रहा। निंदक अगर जो रहता है तो वो है ही नहीं है। मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को इस अवसर पर याद करूँगा कि जब वो विपक्ष में थे कभी, तो उन्होंने ही कहा था कि विपक्ष, और पंडित नेहरू और अनेक लोग, अटल जी जब छोटे उम्र में रहे होंगे, राजनीति में थे, तो उनको दिया जाता था भूमिका, विदेशों में भेजा जाता था कि देश के लिए जाओ, पक्ष विपक्ष के लिए नहीं। अब यहाँ तो विपक्ष ही नहीं है और देश की बात करना कोई चाहता ही नहीं है, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। और मैं आपको एक निवेदन कर दूं आपके चैनल में कि मीडिया का भी योगदान ठीक नहीं है। सत्य बात बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, परंतु इसलिए कि जिस तरह से मैं पीछे 10 साल से मीडिया को देख रहा हूँ, ख़ास तौर पर जिस तरह से जो सत्ता में पहुँच जाता है उसके तरफ, ये ठीक नहीं है देश के लिए। मीडिया निष्पक्ष, और मीडिया तो वो है कि दर्पण दिखाती है, और मीडिया जिस लाइन को देगी देश उस लाइन को चुनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जन अस्मिता यात्रा जो है, इसमें अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है या आप उनको लेकर कहीं आगे जाना चाहते हैं, तो कैसे लोग आपके साथ जुड़ें और किस तरह से जुड़ें, और आपकी यात्रा कब तक चलेगी और आप कोई लक्ष्य बनाए हैं इसका? ये जन अस्मिता यात्रा का 20 चरण है। 20 चरणों में अभी हम 7वें चरण में चल रहे हैं। तो अब लोगों में जन जागृति हो रही है। जगह जगह जहाँ 3 लोग नहीं मिलते थे वहाँ 1300 लोग मिल रहे हैं। ऐसी स्थितियों में चूँकि मैं उनको न कोई सदस्यता करा रहा हूँ, ना उनसे मैं चंदा मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम तो उनको भावनात्मक जोड़ रहे हैं कि ये जन आवाज़ हमारी बना दो। और जब जन आवाज़ में लगने लगेगा कि ये जन अस्मिता यात्रा पृथक बिंद की मांग, अब ये हमको खतरा पहुंचा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश खासतौर बिंद में एक पार्टी को 25 सीट, एक पार्टी को 3-4 सीट, तो 3-4% वोटों का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन 3-4% लोगों को जब लगेगा कि अरे जन अस्मिता यात्रा के वोटर्स कहीं ऐसा न हो कि न्याय के लिए इस तरफ कलट जाए, या कोई ऐसा संयोग कभी बने, जब देखेगा कि नहीं, दबाव आएगा कि नहीं अब इसको आपको राजनीतिक दल के रूप में भी काम करना पड़ेगा, हम लोग कहाँ जाएं, तो फिर वो भविष्य के गर्त में है। और ऐसी स्थिति में 23-24 तक हम विंध्य प्रदेश में लोगों, नौजवानों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों, मजदूरों को लेकर एक ऐसी परिस्थिति खड़ा करेंगे। हम भी रैली सभा करते हैं, ऐसा नहीं कि जन अस्मिता में यात्रा में नहीं है। हम यहाँ संयोजक बनाएंगे, हम इसकी टीम गठित करें। टीम अभी इसलिए नहीं गठित कर रहे हैं कि वो किसी न किसी पार्टी में है, तो पार्टी के रहो, आप निष्ठा से रहो जिस पार्टी में, मगर आगे जब इसकी बिंद की बात आए, गोबर प्लांट की बात आए, तो आप हमारे साथ जुड़ो। अभी हम सर्किट हाउस में थे, 50 लोग थे, और अब 29 अगस्त को शहडोल में हम 300-400 लोगों का सम्मेलन करने जा रहे हैं। हम इसी से सनय हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि हम सरकार में है नहीं और सरकार में जा भी नहीं रहे हैं, तो हम इतना प्रेशर बनाएंगे, इतना लोगों को समझाएंगे कि अब कि तुम अपने लिए भी लड़ो, दूसरे के लिए वोट देकर
बेवकूफ़ ना कहलाओ। अब अपने अस्तित्व के लिए, अपने समाज के लिए, अपने तमाम बिंद के लिए और अपनी औलादों के लिए भी आप आगे आओ। और निश्चित मेरा भरोसा, मेरे डिक्शनरी में कोई चीज़ ना है ही सब चीज़ें आप कर रहे हैं, उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं तो आपको रोकेगा। रोकेगा, ताकत देख प्रशासन नहीं रोकेगा, प्रशासन से रुकवाया जाएगा। मतलब वही है, तो यही तो है। तो जब जन आवाज़ बन जाएगी तो फिर प्रशासन नहीं रोक पाएगा। मैं बंगाल के चुनाव को इस समय जिक्र करने में मुझे परहेज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं हुआ बंगाल में? जी जी, सारी एक अकेली महिला भी क्या करती, वो बंगाल की जनता ने बताया कि धन बल, छल बल, नीति कूट सब फेल हो गया और जनता ने जो चुना वो सही, वो फाइनल हो गया। इसलिए हम तो जनता के दरबार में जा रहे हैं, आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, जनसभा, चूँकि अब कोविड है, कोविड में जनसभा करने का नहीं कर सकते तो हम अनुशासित सिपाही हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पर जन संवाद के लिए लोकतंत्र में कहीं मना नहीं है कि आप बातचीत किसी से न करो, ऐसा कोई मार्शल्ला नहीं लगा हुआ। तो इसलिए हम जन संवाद के माध्यम से हम पूरे जा रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी जी, मैं आपके लिए बहुत साधुवाद है मेरे लिए, मेरी तरफ से और हमारी चैनल की तरफ से, कि आप जब कभी भी इस यात्रा को लेकर जाएं, तो आज आपने बताया 50, फिर 100, फिर 150, पर मैं चाहता हूं कि आपके साथ हज़ारों की भीड़ आपके पीछे चले और आप आगे चलें और उनको आगे चलें। और आपकी जो मांगे हैं, वैसे मैं सही बताऊं, मेरा मन भी है कि जैसे गोबर प्लांट, मैं गोबर प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, मेरा एक दिमाग में बात आई कि लोग आज घरों में कुत्ते पालते हैं। वो पालना बुरी बात नहीं है, क्या एक गाय नहीं पाल सकते? सेवा तो उसकी भी करनी है जी। तो बहुत अच्छी बात है आपकी इस यात्रा के लिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और बहुत आगे जाएं आप और अपनी मांगें पूरी हों आपकी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण तिवारी जी से मैं बात कर रहा था, एक नए और अलग अंदाज में लक्ष्मण तिवारी जी आज हमसे मिले हैं। मैं लक्ष्मण तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न मिलकर हम बनाएंगे खास कार्यक्रम और जिनके जवाब देंगे हमारे अतिथि। तो जुड़िए MP18 न्यूज़ की इस खास मुहिम से, खास कार्यक्रम से संवाद।